नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज जब से न्यूज लॉन्चर शुरू हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण मिड डे मुद्दा है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये आप तय कीजिए। कोरोना आया था, कोरोना के बाद न्यूज लॉन्चर शुरू हुआ। लॉकडाउन हमने देखा। शायद उस कोविड और लॉकडाउन से भी ज्यादा गंभीर परिस्थितियां हैं। 12 साल बाद इवेंट बाज राजा ने ये मान लिया है, ये कबूल कर लिया है कि वो फेल हो गया है, वो नाकाम रहा है, उसने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये इवेंट बाज राजा ने कबूल कर लिया है। ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आपकी राय हमको चाहिए। फिर निजी राय माने अगर पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि ये कबूलनामा है 12 साल के सत्यानाश का, 12 साल के सर्वनाश का कबूलनामा है। 12 साल तक विश्व गुरु वाली सरकार, 5 ट्रिलियन वाली सरकार, सबसे तेज विकास करने वाली सरकार, भारत में समृद्धि को शिखर तक पहुंचाने वाली सरकार, वो सरकार 12 साल बाद ये कहे आप घर में रहो, आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ी का इस्तेमाल मत करो, आप सोना मत खरीदो, आप पार्ले बिस्कुट खाओगे कि ब्रिटानिया खाओगे, ये बताने की नौबत आ गई जब प्रधानमंत्री की, तो आप समझ लीजिए इससे बड़ी खबर देश के लिए नहीं है। इस देश में जितने भी हैं, किसान से लेकर के हर आदमी के लिए आज सलाह लेकर के आए हैं। किसान ऐसे फार्मिंग करें, नौकरी पेशा घर बैठ के काम करें। अरे नौकरी पेशा घर बैठ के काम करेंगे, आप नहीं तय करोगे, उनका एम्प्लॉयर तय करेगा। बोल तो सबको घर बैठ के काम करवाए। गाड़ी में मत निकलो, पेट्रोल डीजल लगेगा। सोना मत खरीदो, व्यापार घाटा इतना हो गया है कि देश डूबने के कगार पर है। अब भी अंधभक्त कहेंगे वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा। यकीन है मुझे वो कहेंगे, क्योंकि उन्हें सर्वनाश से पहले कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उन्हें कबूलनामा समझ में नहीं आता। और गजब का इवेंट बाज आदमी, जैसे ही सारे राज्यों के चुनाव और इवेंट खत्म हो गए, देखिए बहुत लोग कह रहे थे 4 मई 5 मई, हम लोग बार बार मोदी का आकलन करने में चूक करते। 4 मई को नतीजे आए थे, इवेंट नहीं पूरे हुए थे, इवेंट बचे हुए थे। इवेंट में खलल पड़ जाती ना, इवेंट में खलल नहीं पड़नी चाहिए। इवेंट कंप्लीट, साहब के मुंह से सच आ गया सामने कि भाई साहब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। पब्लिक के सामने इसको गिड़गिड़ाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 12 साल से 56 इंची वाली छाती को हमने दिया था देश की कमान, वो 56 इंच वाली छाती हिलते हुए हिलते हुए और देश को हिलाने के बाद कह रही है कि अब तुम लोग खुद संभालो, अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप खड़े हो जाएं और देश बचा लें। ये है हमारा वो राजा। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग, अब तो वक्त गुजर चुका है, मीटिंग के रिजल्ट भी सामने आने लगे होंगे, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग शुरू किए तो मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। राजनाथ सिंह को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में लगा दिया गया था बड़े फैसले लेने के लिए। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, लाखों करोड़ रुपए डूब गए शेयर मार्केट के। तुरंत ये जानते हैं कि जब जब मार्केट विश्वास पे चलता है, जब पता चल गया कि अरे ये 56 इंच का खोखला राजा आज कबूल कर लिया, तो मार्केट क्रैश हो गया। उधर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो कंपनियां कह रही हैं कि भैया हम पीछे दाम बढ़ा चुके हैं, आगे भी बढ़ाएंगे, कोई हमारे पास चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। महंगाई का बम फूटेगा। आप एक्सरे में एडीबी की रिपोर्ट देखे होंगे, पता नहीं कुछ ऐसा है कि रात में ही एक इंट्यूशन सा हुआ था और एडीबी की रिपोर्ट में ध्यान में आ गई और उसी पर एक्सरे प्रोग्राम हुआ और सुबह होते होते ये सब हो गया। सोचिए। भाव को ले आइए, स्क्रीन पर लाइए, भाव को जोड़िए। स्वागत है भाव। एक एक करके मैं पहले हेडलाइंस दिखा दूं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। भैया हेडलाइन लो। लॉकडाउन जैसे संयम की जरूरत,
प्रधानमंत्री ने लोगों को क्यों किया सावधान, कोरोना काल का जिक्र किया। आगे चलिए, फिर चर्चा में समझा जाएगा, आगे चलिए। हाँ, 1 साल तक सोना न खरीदें तो क्या होगा, पीएम मोदी क्यों कर रहे ऐसी अपील, समझें इसके फायदे और नुकसान। फायदा और नुकसान, फायदा आप समझिए, नुकसान मैं बता देता हूं एक लाइन में। यही आदमी है कह रहा था आपके गले के मंगलसूत्र निकाल लेंगे, घुसपैठिए। आप पहचान लो कि मंगलसूत्र, झुमका, बाली, नथुनी निकालने वाला कौन है। बस देख लेना, अभी दिन नहीं आया है, आएगा वो भी दिन आएगा। आज यहीं से लिखवा कर रख लो, वो दिन आएगा, मंगलसूत्र निकलेगा ना। देखो मंगलसूत्र, मंगलसूत्र के बगैर बिटिया की विदाई करनी पड़ेगी। 1 साल नहीं खरीदो सोना, तो ये भी कह दो 1 साल बिटिया का ब्याह न करो। मंगलसूत्र के बगैर विदाई होगी, यही लिखवा कर रख लो, और आज नहीं ये दिन आएगा। बस आप देखो ना, राष्ट्र निर्माण में आहुति देते रहो आप। चलिए आगे चलिए, अगला लाइए भाई। हाँ। खाड़ी क्षेत्र में लगातार बने तनावपूर्ण हालात और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर है, ये लिखने का अंदाज देखिए। अलर्ट मोड पे अब आई है जब बंगाल चुनाव लड़ ली। अरे 60 दिन हो गई खाड़ी तनाव। दिल्ली में आज सोमवार को अहम बैठक होने वाली है। इनफॉर्मल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स समूह की इसकी बैठक होगी, 10:30 बजे होने वाली है, जो कि टाइम बीत चुका है, लेकिन मैं खबर दिखा रहा हूं आपको। जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक, अच्छा देखिए, यहाँ पर कोई नहीं आएंगे, दोनों में से राजनाथ सिंह करेंगे। और करो मीटिंग अपना समझ लो, क्योंकि ये हकीकत ये है, इससे आप इससे गंभीरता देखिए। मोदी ने सब पूरे देश को बता दिया कोविड और लॉकडाउन जैसे संयम रखिए, लेकिन इस मीटिंग में मोदी नहीं है। यानी इस सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जाओ राजनाथ सिंह, फॉर्मेलिटी कर लो, मीटिंग वूटिंग कर लो, जो करना है कर लो। सरकार के नियंत्रण में अगर कुछ होता तो यहाँ नरेंद्र मोदी को आप पाते। इस हालात में जब कोविड और लॉकडाउन जैसे हालात हैं, तो राजनाथ सिंह क्या करेंगे, जिनके हाथ में नींबू मिर्ची के अलावा कुछ नहीं है। बैठक में मध्य पूर्व क्षेत्र में बने संकटपूर्ण हालात को लेकर सभी संबंधित मंत्रालयों के सचिव मंत्रियों को जानकारी देंगे। साथ ही वर्तमान हालात पर भी समीक्षा की जाएगी। अब ये सचिव से मंत्री जानकारी लेंगे, ये तो देश की सरकार है तेज गति से चलती हुई, मंत्री को पता ही नहीं है कुछ। आईजीओएम समूह की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले पीएम मोदी ने देश की जनता से संकट को देखते हुए संयम बरतने की अपील की थी। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से 7 पॉइंट कहा था, अभी 7 पॉइंट हम आगे दिखाएंगे। पेट्रोल डीजल के साथ गैस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और संयम के साथ करने की अपील की थी। यही नहीं, उन्होंने कोरोना काल के दौरान शुरू किए गए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था को फिर से शुरू करने की अपील की। इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है, लोग लिखने में इनकी कलम के जो है ना कांपने लगती है। अभी हम पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या कहा है। अब जरा और आगे बढ़िए, और आगे पहले हालात देख लीजिए। सोना, पेट्रोल, डीजल, पीएम मोदी की अपील, खौफ में शेयर बाजार, खुलते ही शेयर बाजार क्रैश। अब ये शेयर बाजार क्रैश की खबर को हटा करके यहीं पे रोकिएगा गाड़ी, जरा भावुक पास चलेंगे और एक फोटो दिखा करके चलेंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उनकी मीटिंग से पहले जो सरकार ने वो 7 पॉइंट ये लोग लिख नहीं रहे हैं ना, वो 7 पॉइंट की एक फोटो है। हम आगे भी दिखाएंगे उसको, लेकिन यहाँ भी एक बार दिखा दीजिए, वो 7 पॉइंट की फोटो दिखा दीजिए। ये 7 पॉइंट की फोटो देखिए, और एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जरा एक एक पॉइंट सुनिएगा गौर से, और फिर जो है भाव के पास चलेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण 7 पॉइंट, इसके बाद तो सब कहानी है। प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम वेर एवर पॉसिबल। आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, जितना भी संभव हो पाए, जहां से भी संभव हो पाए वर्क फ्रॉम होम कीजिए। ये सरकार ने जारी किया है, ये हमारे यहाँ नहीं बनाया गया है कि फोटोशॉप पे, सरकार ने जारी किया है। ये नेशन फर्स्ट पीएम मोदी 7 अपील, ऊपर नेशन फर्स्ट लिखना जरूरी होता है। ये यही लिख करके तो ये 12 साल से इस देश के आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब। नेशन फर्स्ट लिख दो और कुछ करवा लो। सेकंड पॉइंट पे आइए, अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर। 1 साल तक के लिए सोना खरीदने से परहेज करिए, सोना मत खरीदिए। रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, यूज मेट्रो ऑब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन घटा दीजिए, मतलब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां आपके पास जो भी हैं उनका इस्तेमाल जो है बंद करिए और मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। पॉइंट सुनते जाइए, इसके बाद फिर आप जो है एक समाजवादी देश में पहुंच जाएंगे। कट डाउन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, खाने के भी जो आपका तेल है उसका भी इस्तेमाल अब जो है आप उसमें भी कटौती कर दीजिए। मतलब कुल मिला के है कि पूड़ी उड़ी छानना घर में बंद कीजिए, पूड़ी वगैरह छानना बंद कर दीजिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मूव टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग। देखिए ये सब जो है हरित क्रांति वगैरह सबकी बैंड बजा देंगे ये। इन्होंने अब फर्टिलाइजर, क्योंकि ये नहीं कह रहे हैं कि हम फेल हैं, हम नाकाम हैं, हम नाकारा हैं, फर्टिलाइजर की क्राइसिस है। तो ये जवान क्या गजब का अद्भुत आदमी है, कह दिया कि अब आप लोग नेचुरल फार्मिंग करिए, फर्टिलाइजर पर अपनी जो है निर्भरता को कम कर लीजिए। यूज फीवर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी। अब जो विदेशी ब्रांड के चीजें हैं उनका इस्तेमाल कम कर दीजिए और अडॉप्ट स्वदेशी। अब स्वदेशी बबूल बबूल पैसा वसूल पे आ जाइए, ठीक है। अवॉइड फॉरेन ट्रेवल फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए विदेश यात्रा को अब अवॉइड कीजिए। अब इस 7 के बाद बचा क्या, झुनझुना ले लीजिए। इस 7 के बाद नीचे लिखा होता ब्रैकेट में कि इस पूरे का निचोड़ झुनझुना ले लीजिए और बजाइए, क्योंकि मैं 12 साल से आप लोगों की बैंड बजा चुका हूं। अब आप झुनझुना बजाइए, मेरा बैंड बाजा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। यही लिख दिए होते भाऊ। अब मैं चल रहा हूं भाऊ, बहुत कार्यक्रम अभी बचा है, बहुत कार्यक्रम का हिस्सा बचा है, अभी सुनिएगा, आगे बेशर्मों को सुनवाएंगे भी भाऊ। ये प्रधानमंत्री का अपील नहीं था, ये प्रधानमंत्री का सरेंडर था, देश के सामने सरेंडर था। ये कबूलनामा था कि मैं पिछले 2014 से सत्ता में हूं और मैंने देश का गर्क मतलब बेड़ा बिठा दिया है, मैंने बर्बाद कर दिया है, ये कबूलनामा है ये। लेकिन कबूलनामा भी निर्लज्जता से आप पे थोपा जा रहा है देश प्रेम के नाम पे। क्यों? विश्व में नंबर 2 पे है हम कंजम्पशन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, नंबर 2 पे। नंबर 1 पे चाइना है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व में अपन 23वें नंबर पे है। हाँ। हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व सिर्फ 9-10 दिन तक के स्टॉक है, मतलब कैपेसिटी 9-10 दिन तक है। जितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व का है उसका 65% ही अपने पास रिजर्व है, वो भी 100% नहीं है। एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व का जो टैंक बनना था वो तो अभी भी कंस्ट्रक्शन उसमें डिले हो गया है, क्योंकि आपको मंदिर बनाने में फुर्सत नहीं है, आपको बुलेट ट्रेन चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज दिखाने की है, देश को मूर्ख बनाने की है, आपकी प्रायोरिटी लाडली बहना को पैसा देने की है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो मात्र 9 दिन के है वो भी आप पूरे नहीं बांध पाए, उसका भी आपने अभी तक ये किया, ये उपलब्धि है आपकी, शर्म आती है इनको। कहा गया वो F-18 के दलाल का दलाल, पूरी कहता था कि इस देश में तेल की कमी नहीं होगी, गैस की कमी नहीं होगी। देश में कोविड जैसे हालात हो जाएंगे ये बोलने पर FIR दर्ज करवाई थी देवेंद्र फडणवीस ने, कहा था कि अफवाह फैला रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस की औकात हो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करवाए कि अफवाह फैलवा रहा है। इन्होंने हमेशा सत्ता फर्स्ट रखी है, नेशन फर्स्ट ये ढकोसला है। गोल्ड मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, डॉलर मत खरीदो, खर्चा करो, ये बोलो, क्योंकि डॉलर आपके पास है नहीं। डॉलर की कमाई कौन करेगा? नरेंद्र मोदी नहीं करेगा, कौन करेगा? छोड़ दीजिए सत्ता, यदि आपको नहीं कर सकते तो आने दीजिए मनमोहन सिंह जैसे किसी इकोनॉमिस्ट को, जिसने देश की आर्थिक स्थिति यह थी कि आपको सोना गिरवी रख के पैसा लेना पड़ा, वहां से लेके एक वेल एस्टेब्लिश्ड आर्थिक देश के रूप में अपने को एस्टेब्लिश किया था मात्र 15 साल में।
5 साल वित्त मंत्री के और 10 साल प्रधानमंत्री पद के। उनको गाली देने वाले, उनको भला बुरा करने वाले ये आ गए इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस वाले, भट्टा बिठा दिया। आज चीन में क्यों नहीं है स्थिति बेकार? क्योंकि चीन ईरान से तेल ले रहा है, डिस्काउंटेड ले रहा है, युआन में ले रहा है, अपने करेंसी में ले रहा है, सस्ते में ले रहा है, और डंके की चोट पे हार्मुज से उसके जहाज निकलते हैं और अमेरिका की औकात नहीं उसके जहाज पर हाथ लगाने की। उसका तेल का सप्लाई, ईरान हमारा दोस्त था, क्यों हमने ईरान से मुंह मोड़ लिया? ट्रंप को खुश करने के लिए। अब भारत में डॉलर की कमी है, ट्रंप दे रहा है 2-4 प्लेन भेज के। वो तो भारत की दुर्गति में और एक जूता मार रहा है। रशिया अपना स्ट्रेटेजी पार्टनर था और यही रशिया से अपनी दोस्ती बरकरार रहती तो रशिया अपने को तेल की कमी नहीं होने देता, गैस की कमी नहीं होने देता। नहीं जी, हम अमेरिका से लाएंगे पेट्रोल, और अमेरिका कौन सा डिस्काउंटेड रेट दे रहा है? वो मार्केट रेट दे रहा है, जो मार्केट ने अभी आग पकड़ ली है। दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं कि हार्मुज से 20% तेल, 20% तेल निकलता है विश्व का। यदि विश्व के तेल सप्लाई में 20% की कमी आएगी तो डिमांड 100% है, सप्लाई 80% है। जब मांग और पूर्ति का गैप बढ़ता है तो महंगा होता है। एक या 200-250 बैरल, डॉलर बैरल, प्रति बैरल जाएगा तेल। $1 बढ़ता है एक बैरल पे, भारत को $20 मिलियन साल के भुगतने पड़ते हैं $1 बढ़ने पे। अब ये कहते हैं कि संभल संभल के खाओ। क्या प्रगति किया आपने? तेल का यूज मत करो। आपके पास 14 साल थे ना, 14-15 साल, तिलहन की खेती को प्रमोट करते। किसने रोका था आपको? कांग्रेस ने रोका था। नफरत आपने की क्या खेती किया? प्रमोट करने की आपने तिलहन नफरत की खेती की। आपके पास खेती के लिए समय कहां था? आपने सोयाबीन वालों को मार डाला, सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करके। जीएम का तेल इंपोर्ट करते हो, भारत में नॉन जीएम का सोयाबीन होता है। कहां मेरा किसान कॉम्पीट करेगा? मार डाला आपने। क्या प्रमोट किया आपने? 500 रुपए महीना किसान सम्मान योजना। मत देते किसानों को, जरूरत नहीं तुम्हारे पैसे की। नरेंद्र मोदी नहीं थे तो किसान क्या कर रहा था? जीवित था। मोदी तो अब आए, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। बिना मोदी के लोगों ने हरित क्रांति करके दिखाई इस देश में। आज 81 करोड़ लोगों को जो अनाज फ्री में देते हो, ये वो हरित क्रांति की देन है, जिसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं था। बर्बाद कर दिया। कहां गया कॉमर्स मिनिस्टर? कहां मुंह छुपा के घूमता फिर रहा है? पुरी, हरदीप पुरी और एफटीन के दलाल, दलालों के दलाल। टेलीपैथी के संबंध है एफटीन से उनके। निकालो तेल वहां से अभी। आज देश को बोलते सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो। ये विदेश यात्रा पे जा रहे हैं अभी। इसकी अरे विदेश उदाहरण खुद यात्राओं से दो, पे अरबों उदाहरण रुपए खुद खर्च से दो, होते हैं। उदाहरण खुद से दो। घर में बाप आधा पेट खाली भूखा रहता है और अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देता। ये है हमारा अभिभावक। विदेश यात्रा पे जाएगा अभी, यूरोप जाएगा अभी ये, और लोगों को कहता है विदेश यात्रा मत करो। ये देश फिर ये उसी अपने बात बच्चों में को बेच के रोटी खाने वाला अभिभावक है। विदेशी चीजें मत खरीदी करो। अरे तुम्हारे पेन से लेके गॉगल तक और जिस गाड़ियों में घूमते तक, वो गाड़ियां तक विदेश की है। और ये लोगों को बोलते हैं भाव स्वदेशी करो। नख से सिख तक हम कितने बार गिनवा चुके हैं। चश्मे से लेके, कलम से लेके, जूता से लेकर के, मतलब बस ये आदमी का जो लहू में सिंदूर बह रहा है, वो सिंदूर शायद विदेशी नहीं हो, अरे बकिया वो सब सिंदूर भी विदेशी। व्हाइट हाउस का है अभी। सिंदूर भी व्हाइट हाउस का है। इसी प्रतिबद्धता मगर अमेरिका के प्रति है, जिसकी प्रतिबद्धता ट्रंप के प्रति है, जिसकी प्रतिबद्धता व्हाइट हाउस के प्रति है।
मात्र आवास का नाम लोक निवास बोलने से लोक निवास नहीं होता। ये सब ये फालतू लोगों को फ्रॉड करना छोड़ दीजिए। हम पहले दिन से कह रहे थे कि देश में बहुत बुरी स्थिति है। हमारे कुछ कमेंट आते थे, देश को डरा रहे हो। अरे डरा नहीं रहे, वास्तविकता थी। डॉलर लगातार बढ़ रहा था, हम बोल रहे थे कि ये डॉलर मारेगा अपने को। हम बार बार कह रहे थे, हम बार बार वी शेप और के शेप इकोनॉमी की बात करते थे। बड़े बड़े एग्रीमेंट कर रहे थे। ये पीयूष गोयल फ्रॉड कहां से पता नहीं कहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। ये कहता इतने देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, बहुत एक्सपोर्ट होगा। क्यों डॉलर के लिए परेशान हो? निर्यात होता है तो डॉलर आता है, होने दीजिए निर्यात। अरे अमेरिकन एग्रीमेंट के साथ आपने इतना बर्बाद कर दिया देश को कि आज भदई की पूरा कारपेट इंडस्ट्री बंद है, डायमंड इंडस्ट्री सूरत की बंद है। गैस के चलते लोगों ने पलायन किया। शर्म नहीं आती आपको? आपको तो कलकत्ता वोटर पहुंचाने के लिए ट्रेन चाहिए थी, आप तो उसमें थे मशगूल। कलकत्ता की, बंगाल का चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, अब सब चुनाव खत्म हो गए। अब देश की चिंता होने लगी है, क्योंकि बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाया जितना बनाना था, आसाम के लोगों को मूर्ख बनाया जितना बनाना था। दो राज्य मूर्ख नहीं बने, बच गए अपने आप। अब आ गए कि अब क्या करना, अब वो तेल का भी तो देखना है। फिर तेल मत खाओ, गाड़ी में तेल मत डालो। नहीं नहीं भाऊ, मैं यहाँ और खबरों के साथ रुकूंगा। देखना तेल का नहीं है, इनके हाथ में नहीं है। अब देश के तबाही आनी है तो ये भूमिका बना रहे हैं सब नेशन फर्स्ट लिख बस करके। बस बस मैंने क्या कहा, इसकी नेशन फर्स्ट हम राष्ट्र के लिए दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, राष्ट्रवाद का तड़का नेशन फर्स्ट बोल के ये अपनी नाकामी भी, अपना कबूलनामा भी उसके नीचे दे रहे हैं। इतना नालायक समझते देश को। इतने सातिर हैं, सातिर शब्द भी इनके आगे छोटा है। इतने सातिर है, आपने कहा ना, इतने सातिर कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको भूखा नंगा कर देंगे और कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण में देखो आपने कितना बड़ा योगदान दिया है। आप नंगे हो और भूखे हो, राष्ट्र निर्माण में आप ही का योगदान है। अशोक जी, वानखेड़े जी, 3 बार जी आगे पीछे लगा करके और सामने वाला खुश कि देखो यार हम तो नंगे हैं लेकिन राष्ट्र के लिए हमने बहुत बड़ा योगदान दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप आधा पेट खाना खा रहे हैं, आप देश के विकास में मदद कर रहे हैं। ये त्याग है आपका। ऐसा बोल के देश को फिर ये मूर्ख बनाने की एक प्लान करते हैं। नाम नहीं लेता था। आज मंत्रियों का घूमना फिरना बंद करो ना। मंत्री तय करे ना, मंत्रियों का घूमना फिरना बंद। 4-4 गाड़ियों में घूमते हैं, इनके कुत्ते भी जाते हैं इलाज के लिए गाड़ी में। बंद करिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, एयरलाइंस बंद होगी बहुत जल्दी, बंद होंगी सब, या आम आदमी एयरलाइंस में जाने लायक नहीं रहेगा। अभी टिकट आसमान फाड़ के बैठे हुए हैं। और बेरोजगारी का आलम क्या होगा? आप बोलते स्वदेशी करो, ये कम करो, वो कम करो। अरे जब कंजम्पशन कम होगा तो क्या होगा? कीमतें बढ़ेगी तो क्या करेगा आदमी? अभी तो क्या कहते गाना एक था अल्ताफ राजा वाला, प्यार वो किसका इश्क और प्यार का मजा लीजिए, और अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अभी तो मजा लीजिए। बेसिकली अभी मैं फिर कहूंगा, भैया कोई खुश हो नाराज हो, किसी खुश करने के लिए नहीं यहाँ कार्यक्रम करने आते हैं। ये देश डिजर्व यही करता है, यही डिजर्व करता है। नरेंद्र मोदी ही उसको चाहिए था, और अभी भी नहीं, अभी भी। और अब मैं चाहता हूं 20 साल और नरेंद्र मोदी राज करे। जब तेल निकल जाए, जब उस खाली कहते हैं ना, जो डस्ट फेंका जाता है सरसों पेरने के बाद, जो खली जिसको कहते हैं, वो जब खली न बचे, खली भी निचोड़ ले, तब आप लोग को समझ में आएगा। और यही स्थिति, नाम नहीं लेता था, आज नाम लेकर कहूंगा, यही स्थिति जर्मनी में हिटलर लाया था राष्ट्रवाद। ऐसा ही राष्ट्रवाद लाया था, और किसी जर्मनी में नहीं समझ में आता था। लोगों को मजा आता था, यहूदियों को चैम्बर, गैस चैम्बर में डालो, मजा आ रहा है। अरे एकदम ग्रेटर जर्मनी बनेगा। ग्रेटर जर्मनी, अखंड भारत जैसे है ना, वैसे ही अखंड जर्मनी बन रहा था। करते करते जब सर्वनाश हो गया तो वो तो चला गया, वो हिटलर तो चला गया अपना, फुर जहां से रॉकेट बन के उड़ गया, उसकी आत्मा उड़ गई। उसके बाद जर्मनी पुनर्निर्माण में लगा। आज भी वो जर्मनी अमेरिका की सेना रखे हुआ है। एक शहर तो मिनी अमेरिका कहते हैं उसको। अमेरिका 35,000 फौज तैनात है। तो ये समझ लो, और वो जर्मनी था।
आज भी हमसे 100-150 साल आगे है, तो उसने रिकवरी कर ली। हमारे यहाँ की तकनीकी मंदिर निर्माण के आगे है ही नहीं है। मंदिर निर्माण तक नहीं की नहीं, तकनीकी हम अरे खो चुके हैं। मंदिर निर्माण का क्या, उसके लिए भी चाइनीज टेक्नोलॉजी चाहिए इनको। सरदार पटेल का पुतला भी चीन से बन के आता है। मैं एक आंकड़ा इनका देता क्या हूं है फिर। अपना टेक्नोलॉजी? किस बात की बात कर रही है? बोल रहे हैं कि आप खेती, ऑर्गेनिक खेती करिए। ऑर्गेनिक खेती में इतनी पैदावार होगी कि आप 81 करोड़ लोगों को अनाज दे पाएंगे? एक जाहिल इस स्वामीनाथन को भी अब खारिज कर रहे हैं। उसी उसी नेचुरल फार्मिंग से तो स्वामीनाथन ने इतना करके और भारत में हरित क्रांति और यहां तक पहुंचा मामला। ये सत्यानाशी सब, इन्हें क्या पता। आपको मैं बताता हूं, हमने बताया था फिर बता दें। भारत की टोटल कैपेसिटी जो ऑयल रिजर्व की है वो 53 मिलियन मेट्रिक टन है। 53 लाख, 5.3 मिलियन, 53 लाख मेट्रिक टन, टोटल 53 लाख मेट्रिक टन। और हमारे पास ये जो है 53 लाख मतलब मेट्रिक टन होता है आशीष जी, 9.5 दिन आशीष का। जी, उसको उसको आप बैरल में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि करीब करीब 39 मिलियन बैरल होते हैं। हम्म, तो और हाँ 39 मिलियन, और ये टोटल होता है 9.5 दिन का। अगर भारत की जो क्षमता है, मतलब भारत ने जो क्षमता बनाई है अपनी मोदी जी के नेतृत्व में, अगर वो पूरे टैंक फुल हो रिजर्व के, तो 9.5 दिन चल सकता है किसी भी आपदा में। 9.5 दिन भारत के पास उसका 64% भरा हुआ है, 64%। यानी हम 6 दिन की औकात, मोदी जी ने 9.5 दिन भी नहीं भरा, कहा 6 दिन ही भरो, रहने दो बाकी। अमेरिका और चीन के पास कितना है आप कल्पना करेंगे? 4 साल का। हमारे पास 6 दिन का रिजर्व है, उसके पास 4 साल का। उसके पास 313, अभी भाऊ ने लाख में बता दिया था, 39 लाख बैरल ना। चीन के पास 313 करोड़ बैरल, 313 करोड़ बैरल ऑयल रिजर्व है। पहला पॉइंट देखिएगा, अंतर क्या होता है। आप घर में बैठ के मोदी जी जिंदाबाद और चीन को गरिया दिया, आप यही सीखे ना, उससे नहीं होता है। 313 करोड़ बैरल, आप कल्पना करिएगा एक बार, गणित में बुढ़ा भाग तो सबको आता है, करिएगा कितने गुना है हमारा। 1 और करोड़ भी नहीं है, मतलब 1 करोड़ का और 1/3। 313 करोड़ मतलब 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा हमसे उसके और पास और तेल, 1000। इसके बाद चीन को अपने करेंसी में रशिया से तेल मिलता है और ईरान से लगातार तेल मिल रहा है। उनके यहाँ शॉर्टेज नहीं है किसी चीज की, हम्म, क्योंकि उन्होंने एनर्जी का अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वो एनर्जी का। दूसरे नंबर पे उसमें भारत आता, उसने अपनी अपने रेट व्यवस्था पे की। नहीं। हमने हमने ट्रम्प की व्यवस्था की। हम्म, हमने हमारे देश का कुछ नहीं भी है, हमने ट्रम्प, वो उसको बाप बनाया। वो बोलता है रशिया से नहीं लोगे, नहीं लेंगे, ईरान से नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अरे छोड़ो, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को नहीं मानते आप, अरे अटल जी को तो मानते हैं। अटल जी ने भी अमेरिका के सैंक्शंस को जूते के नोक पे उछाला था। उस ये अटल बिहारी वाजपेयी की फर्जी विरासत लेके घूम रहे हैं आप। फर्जी है आप, उनके ये नाखून के नौ बराबर नहीं है आप। ये नौबत आई, तेल नहीं, तेल नहीं। चीन तो छोड़ दीजिए, चीन तो अपने रिजर्व से निकाले नहीं, उससे ज्यादा अभी भी रिजर्व में ही डाल रहा है। उसके यहाँ तो पाइपलाइन लगा लिया रूस से। तेल नहीं। अभी जो डॉलर ये हालत क्यों हुए हैं, चुनाव के समय प्रेशर ना बढ़े, क्या होता है प्रेशर रोकने के लिए, चुनाव के हाँ समय हाँ। प्रेशर ना बढ़े, उस चक्कर में आरबीआई ने इतना डॉलर निकाला है, इतना डॉलर निकाला है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। अब जो है डॉलर निकाला, डॉलर मार्केट में डाला, वो जो है प्रेशर उसके लिए। अब हालात ये हो गए कि अब वो भी निकालने की स्थिति में नहीं है। आगे जरा देखिए क्या हालात होने वाले हैं, आम आदमी देखे। भैया हेडलाइन लाओ, अगली हेडलाइन। महंगाई हो सकती है रोजमर्रा, महंगा हो सकता है रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान, आपका साबुन, तेल, नमक, मिर्चा सब। चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाने की तैयारी। अगली हेडलाइन लाइए। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,000 अंक नीचे, 24,000 अंक के नीचे। चलिए आगे चलिए।
जरा इसके भीतर चलिए। मेन ये है रोजमर्रा का सामान, इतने के बाद भी देखिए क्या होगा। कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, पैकेजिंग सामग्री और ईंधन लागत में बढ़ोतरी के बीच साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट बंद खाद्य सामग्री और पेय उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। देश के प्रमुख रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां बढ़ती लागत से मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ये प्राइवेट सेक्टर है। आगे चलिए। कई प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने हालिया तिमाही के दौरान संकेत दिया है कि वह पहले ही 3 से 5% तक कीमतें बढ़ा चुकी हैं और लागत का दबाव जारी रहने पर आगे भी मूल्य वृद्धि की जा सकती है। कंपनियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे कच्चे माल, साजो सामान और अन्य मदों की लागत बढ़ी है। इसमें डाबर और ब्रिटानिया, चलिए आगे चलिए। डाबर और ब्रिटानिया दोनों का पक्ष भी रखा था। डाबर और ब्रिटानिया दोनों ने कहा था कि 20% तक का दबाव है, 20%। उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद की तुलना में 944 अंक की बड़ी गिरावट लेकर ओपन हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी ओपनिंग के साथ ही 275 अंक फिसल गया। बीएससी का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,328 की तुलना में आज तेज गिरकर 76,638 के लेवल पर ओपन हुआ और फिर कुछ ही मिनट में ये गिरावट आगे और बढ़ती गई। 5 मिनट के कारोबार के दौरान बीएससी सेंसेक्स 944 अंक, मतलब 5 मिनट में 1000 अंक। 1000 अंक मतलब ये मान लीजिए कि कम से कम 3-4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए डूबा होगा। 76,363 पे आ गया। आगे चलिए, आगे चलिए। 5 मिनट में 4-5 लाख करोड़ स्वाहा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने के एक नहीं कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मोदी के उस बयान को माना जा सकता है जिसमें उन्होंने देश के लोगों से सोना न खरीदने, पेट्रोल डीजल की सेविंग करने से जुड़ी अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे पड़ोस में जंग चल रही है जिसका असर पूरी दुनिया समेत भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 1 साल तक सोना न खरीदें और ईंधन की बचत पर ध्यान दें। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के प्रस्ताव पर एक बार फिर से बात बिगड़ती नजर आ रही है। उससे भी कच्चे तेल के कीमतों में जो है उबाल आया है और 3% से ज्यादा उछल गया है। ग्लोबल टेंशन के बीच महंगाई में इजाफे के डर ने शेयर बाजार पर दबाव बनाया। और आगे चलिए। और टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईटीसी, ये सारे के सारे मस्याकर लाल है, हो गए। सब मस्याकर है, मस्याकर है। जो बोलता ना एक साथ आप कत्लेआम मचा है स्टॉक मार्केट पे, कत्लेआम मचा है। क्योंकि लेकिन देखो क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ये भी देखता है कि देश लोग अपना माल बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं कि ये आगे क्या होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने हाथ ऊपर कर दिए तो आप समझ लो क्या होगा। खुद ही बोल दिया कि भैया आप तो बर्बाद हो गए, अब आप ये मत करो। ये अपील आपको उसी दिन करनी चाहिए थी जिस दिन युद्ध शुरू हुआ। इतना आकलन होना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है, ईरान कैसा युद्ध लड़ता है इसका इतिहास है। लेकिन सब चाटुकारों और नालायकों की फौज आसपास हो तो वही एडवाइस देंगे कि हाँ साहब आप जो कहते हो सही साहब। नेता ही अगर वैसे ही नकारा हो तब क्या। और अगल एक बगल मुझे बताइए कैबिनेट में एक आदमी जो बोलता होगा कि आने वाला संकट का टाइम बहुत बढ़िया है। हमारे रक्षा मंत्री अपने जहाज भेज रहे नींबू मिर्ची लेके हरमुज में। हमारा ये कॉमर्स सब मिनिस्टर बोलता है चिंता की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री बोलता है वो दलालों का दलाल, अरे भाई चिंता की बात नहीं है, तेल बहुत है। अब क्यों तेल निकाल रहे हो देश का, तेल बहुत है तो। अभी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी, शक्ल नहीं दिख रही है। पता नहीं एफटीन के आइलैंड पे बैठा है कि इधर बैठा है, कि कोई बोलता है स्विट्जरलैंड में है, कोई घर है, क्या है पता नहीं, चर्चा बहुत है। हमें तो किसी बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि इनका था कहाँ है, आइसबर्ग जैसे है ये, ऊपर दिखते हैं अंदर कितना है पता नहीं। बस इस देश में एक ही आदमी खरीद रहा है, उसका नाम है गौतम अडानी। अभी जेपी खरीदा, अभी बंगाल के पोर्ट खरीदे जाएंगे, शायद शुरू भी हो गया मामला।
बस वही आदमी खरीदेगा, बाकी कोई सोना नहीं खरीदेगा, विदेश यात्रा नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही आदमी अपने चार्टर में पूरे देश में घूमेगा। बस एक ही सब कुछ एक आदमी के लिए। राष्ट्रवाद और नेशन राष्ट्रवाद फर्स्ट कहता है, ये नेशन फर्स्ट वाली बात है जो आप कह रहे हो। ये नेशन को लास्ट कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया आपने। और आज आज नेहरू के पीछे सब छिप रहे हैं। इन सब के हाँ? पास ये इतने बेशरम है, मैं सही बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें ये कि जो है वो थोड़ा सा समाज में अच्छी नहीं लगती है वो भाषा, नहीं तो हकीकत बताएं, इतना बेशर्म मानव प्रजाति में जो ये सब जन्मे है ना, इतनी बेशर्मों की प्रजाति मानव अरे के नस्ल में नहीं कहीं जन्मी है। कल आज नेहरू कल पीछे छिप वो रहे हैं बेशर्म। कल वो आर्ट ऑफ लिविंग के फंक्शन में कांग्रेस को कोस रहे थे। उसको चाहिए ना, ये रविशंकर और रामदेव ये सब किस लिए बना के रखा था? ये और क्या रविशंकर उसमें भी कहीं क्या आवे ना, झूठ, बहस करते हैं एक बार उसमें हम भी लोग। झूठ। कांग्रेस हमेशा पीठ में छुरा घोंपती है। कांग्रेस अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। अरे कांग्रेस का छोड़, 2014 से तूने क्या वादा किया था ये तो बता। देश के पीठ में कहा था छुरा उसको घोंप 60 दिया। साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, 60 महीने दिए, फिर 60 महीने दिए, फिर 60 महीने दिए, 60 महीने की हैट्रिक हो गई, फिर भी कहता है कि अभी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जब देश ने ऐसे ऐसे मतलब, मैं इतिहास का इतिहास का सबसे अयोग्य व्यक्ति, मानव इतिहास का, जब पत्थर से पत्थर लड़ा करके इंसान आग पैदा करता था, उस युग से कह रहा हूं, पाषाण युग से आज तक का सबसे अयोग्य व्यक्ति अगर कोई है तो यही नॉन बायोलॉजिकल है। इससे अयोग्य व्यक्ति इस धरती पर कभी नहीं जन्मा, और इतने अयोग्य व्यक्ति पर 143 करोड़ लोग उसके हाथ में सौंप दें अपना देश, यह भी कभी नहीं सोचा। आगे देखिए अभी असली लड़ाई, अब असली खबर है कि संसद विपक्ष कह रहा है संसद बुलाओ। भाई इतने जब हालात विस्फोटक हैं तो संसद बुलाओ। इससे तो विस्फोटक कुछ हो नहीं सकता कि आप किचन से लेकर के और बाहर तक के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, किचन में कम तेल इस्तेमाल करो, बाहर कम निकलो, सोना न खरीदो, सब बता दिए। इस पर अब मामला भिड़ गया। चलिए आगे जरा बढ़िए, तो आगे चलिए। पीएम मोदी की 7 अपीलें उपदेश नहीं नाकामी, पेट्रोल सोना और WFH वाली बात पर बरसे राहुल गांधी। आगे और चलिए। सोना मत खरीदो वाली पीएम मोदी की अपील पर भड़के राहुल, बोले देश चलाना इनके बस की बात नहीं है। आगे चलिए। तो हेडलाइन ही पूरा नहीं लिखते, डॉट लगा छोड़ देते हैं सब। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत, पीएम मोदी की सलाह पर भड़के राहुल गांधी, बोले हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल रहे। आगे चलिए। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया कंप्रोमाइज्ड पीएम। आगे चलिए। सोना मत खरीदो, तेल कम इस्तेमाल करो, पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा ये नाकामी के सबूत। आगे चलिए। तेल और गोल्ड पर पीएम मोदी की अपील के बाद IGOM की बड़ी बैठक, कांग्रेस ने किस सत्र बुलाने की मांग। चलिए आगे बढ़िए। ये जो है अद्भुत हैं लोग, नरेंद्र मोदी हैं। अब इनका ट्वीट पढ़ लीजिए। इंडिया कंटिन्यूज टू स्केल न्यू हाइट्स ऑफ प्रोग्रेस। देखिए शुरुआत पहली लाइन में, आपको पहली लाइन में डूब जाइए, और उसके बाद जब डूब गए आप तो फिर मुर्दे क्या एहसास होता है? मुर्दे को कभी एहसास होता है? वही बात है। इंडिया कंटिन्यूज टू स्केल न्यू हाइट ऑफ प्रोग्रेस। भारत ने जो विकास है ना, प्रोग्रेस, उसकी नई हाइट, नई ऊंचाइयों को टच कर दिया है। अब डूब जाइए इसमें। इसके बाद डूबने के बाद मुर्दा, और फिर एहसास नहीं होगा आगे, बट के आगे फिर एहसास नहीं, फीलिंग खत्म। बट एट द सेम टाइम देयर आर सेवरल चैलेंजेस वी हैव टू ओवरकम। हियर इज माई अपील टू माई फेलो इंडियंस। अब जरा इनको सुनवा दीजिए, नहीं सुनना चाहते लेकिन आप लोग सुनिए। अब हम जबरन सुनवाएंगे, सुनिए आप लोग। जिस आदमी को इतनी बड़ी विजय मिल रही है पूरे देश में, ज्ञानी से ही दिलवा रहा, और आप लोग घर में बैठ करके जो है वो कर रहे हैं, तो सुनना पड़ेगा। सुनिए। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है।
बहुत हाँ। लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। चलिए अब हटा दीजिए, बस एक इतने बोरी सुनवाना का 3,000। इतना सुनवाना था कि मतलब जो झूठ और साहिब, इनका रिश्ता अटूट है। ये मगरमच्छ जो कह रहे हैं तालाब में पकड़े थे, वो मगरमच्छ भी झूठ का था। वो झूठ का मगरमच्छ उसी समय से समाहित हो गया, तब से झूठ चल रहा है। आगे चलिए जरा, और आगे फिर चलते। कार्यक्रम लंबा हो रहा है भैया, क्षमा कीजिए, होगा। अब ये सब नहीं दिखाएंगे तो इसके बाद आप घर में ही बैठना है, तो यही सब देखना पड़ेगा। नेशन फर्स्ट ड्यूटी एवं कंफर्ट, ये भारत सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया है। देखिए, भारत सरकार के भी तरफ से ट्वीट में आजकल इंफॉर्मेशन से पहले लफाजी होती है। नेशन फर्स्ट ड्यूटी एवं कंफर्ट, मतलब आराम के पहले नेशन फर्स्ट की ड्यूटी में अब आप लोग आ जाइए। नरेंद्र मोदी गेव 7 इंपॉर्टेंट अपील्स टू स्ट्रेंथन इंडिया ड्यूरिंग चैलेंजिंग ग्लोबल टाइम्स। प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम wherever possible, reduce fuel consumption, avoid foreign travel for a year, adopt Swadeshi products, cut down cooking oil usage, move towards natural farming, and reduce unnecessary gold purchase. A collective spirit of responsibility can make India stronger and more self-reliant. आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। सब लोग अपना अपना कुर्बानी शुरू करिए, आज से आहुति दीजिए। भारत के निर्माण में विश्वगुरु बनना है। इसके बाद उस 7 पॉइंट वाला जो सरकार ने दिखाया था वो दिखा दीजिए। उसको मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर। वही 7 पॉइंट जो अभी आपको मैंने पढ़ के सुनाया, ये है 7। चला दीजिए, इसको चला दीजिए। 7 देखिए, सारा वही। ठीक है, अब हो गया, अब हटा दीजिए। अब जरा लाइए, इस पर कार्ति चिदम्बरम ने इसको जो है टैग करते हुए ट्वीट किया है। These are very serious directives from the PMO इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत ही गंभीर डायरेक्टिव्स हैं, निर्देश जो दिए गए हैं। What are the triggers for this? The government must convene parliament in immediate and take the nation into confidence and inform us about the true state of affairs which has necessitated these appeals. इस वक्त सरकार को तत्काल जो है संसद का सत्र बुलाना चाहिए और देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो गई हैं जिनके वजह से ये अपील करनी पड़ रही है। देश की वास्तविक हालत क्या है, ये संसद के जरिए पूरे देश को बताया जाना चाहिए। लेकिन संसद के जरिए नहीं बताया जाएगा, वहां पर क्रॉस क्वेश्चन हो जाएंगे। रैली में क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। रैली में सिर्फ 1-2 बच्चे पेंटिंग लेके आए हैं, मैं अपने एनएसजी से कहता हूं कि जाके पेंटिंग ले लें, मैं चिट्ठी लिख के जवाब दूंगा। यही रैली में होता है ना मोदी के। हर रैली में पेंटिंग 2 बना के आते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, इनकी रैली के आसपास ही मंडराती रहती है उनकी आत्मा, मकबूल फिदा हुसैन की। तुरंत पेंटिंग बना के भेज दो मोदी की पेंटिंग। यही होता है रैलियों में। अब जरा आगे चलते हैं, इससे आगे सदन सत्र बुलाने से आगे जरा चलिए भैया, अगला लाइए, फिर भाव के पास चलेंगे। इसी के बाद टाइम लगेगा भैया आज, सॉरी। राहुल ने क्या लिखा? मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो,
घर से काम करो, ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है भाऊ। जो बात हमने ओपनिंग में कही वही बात सामने आ रही है। अभी सवाल ये नहीं कि विपक्ष क्या कहता है, देश क्या है। सवाल है कि क्या मात्र इन 7 डायरेक्टिव्स से हालात सुधरेंगे? ये 7 डायरेक्टिव से कितने हालात सुधरेंगे? वर्क फ्रॉम होम कितना लेंगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क फ्रॉम होम कहाँ होगा? फैक्ट्री का वर्क फ्रॉम होम कहाँ होगा? किसी भी कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग के लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अकाउंटेंट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, रिपेयर वाले, मेंटेनेंस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो वर्क फ्रॉम होम कहाँ से करते हैं? प्रधानमंत्री को वर्क क्या है यही तो पता नहीं है। जीवन में कभी काम किया हो तो समझ में आ जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, वर्क ऑन दी स्पॉट क्या होता है। कभी जीवन में लब्बाजी सिवाय और आईने के सामने अपने आप को निखारने के सिवा क्या काम किया इस आदमी ने? 2014 से यदि 2% भी काम होते तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती। वर्क फ्रॉम होम कहने से इसका ये नहीं है। वीडियो मीटिंग तो वैसे भी लोग आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ा दिया आपने। एयरलाइंस के टिकट तो वैसे भी बढ़े हुए हैं, लेकिन जो लोग यदि एयर से आना जाना नहीं करेंगे तो एयरलाइंस बंद नहीं होगी। वो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगी? अरे, क्या कभी इसके इतना बारे में सोचा है? इतना सोचने कभी की इसके बारे में सोचा है? सबसे पहले आप ये कहते कि मेरे काफिले में मैं सारी गाड़ियां बंद कर देता हूं, बस एक गाड़ी चलेगी, या मैं कई देश नहीं जाऊंगा जब घर से करूंगा सारा। लेकिन आप हैदराबाद में थे, उसके बाद आप कर्नाटक गए, अभी आप सोमनाथ है, सोमनाथ से जामनगर जाएंगे, आप लगातार ट्रैवल करेंगे। और आपने आर्ट ऑफ लिविंग में कांग्रेस को गाली दी, अब सोमनाथ जाके आप जवाहरलाल नेहरू को गाली दोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें देश के सामने परोसोगे कि नेहरू जी सोमनाथ का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। नेहरू जी सोमनाथ का मंदिर इसलिए नहीं बनने दे रहे थे, बोल रहे थे कि सरकारी खजाने से मंदिर बन नहीं सकते, लोग बनाए मंदिर, सरकारी खजाने से भाखड़ा नाम बनी बनेगा, आईआईएम बनेंगे, आईआईटी बनेंगे। जो देश आप बेच रहे हो आज अडानी को, वो देश बनाया है जवाहरलाल नेहरू के नीतियों ने। 75 साल भांगड़ा नांगल को हो गए तो उसमें चले जाते आप। उनने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि मेरे मंदिर ये है, मेरे पूजा स्थल ये है, इन सबको जो कहाँ एक समझ हरित में आएगा? क्रांति के जनक होंगे। आज देश को नहीं, क्या चाहिए? हर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे। ये तमाम कांवड़ यात्रा वालों को मैं पूछता हूं, पूछिए अपने भगवान से कि पेट्रोल क्यों से महंगा हो रहा है। इनका आज भगवान तो वही है, मतलब दिल खुद पर घूम रहा है, इनका भगवान वही है। एक अपना उदाहरण खुद देता है, जिसको फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं। लोग खुद कहते हैं कि मैं एक पैसा नहीं लूंगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, एक पैसा नहीं लिया सरकार, तनख्वाह का ना कोई। अपने पुराने घर में रही, अपने लिए बड़े बड़े महल नहीं बनवाए। केजरीवाल का शीश महल, झूठे फोटो यूरोप के दिखा के शीश महल करके बदनाम करते हो। प्रधानमंत्री कभी अपने आवास खोल के दिखाए लोगों को कि प्रधानमंत्री आवास पे कितना खर्चा होता है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे कितनी गाड़ियां चलती है। जब देश आपसे प्यार करता है, क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? हम तो कह रहे हैं एनएसजी को वर्क फ्रॉम होम दे दो ना, एनएसजी को कह दो वर्क फ्रॉम होम, एनएसजी खुद को के वर्क लिए तो फ्रॉम होम करना करवा चाहिए। लो। पूरे देश की सिक्योरिटी इन्हें जो चाहिए। प्रधानमंत्री अपने देश के किसानों से ही डरता हो और रास्ते से मुड़ के वापस आ जाता हूं, क्योंकि किसान मांग के लिए रास्ते में खड़े थे।
ये प्रधानमंत्री और उनको कहे कि बोले मैं जीवित जा रहा हूं वापस, जैसे इस देश के किसान उनको मारने वाले थे। कोई यदि अपनी इस मांग पूरी करने के लिए, यदि अपनी मांग रखने के लिए मिलना चाहता है, तो ये उसमें भी अपनी हत्या की बू देखते हैं। किस बात से डर है इसके भाई प्रधानमंत्री जी? क्या कुकर्म करे हैं आपने जो इतना डर डर के चल रहे हो? इसके बावजूद जो है स्थितियां इतनी विस्फोटक हो चुकी हैं। मैं आपको इस देश के कुछ नेताओं को बयान सुनाता हूं, खासकर मोदी कैंप के। भैया आगे चलिए, जो जो बचा है आगे चलाइए फटाफट को। सुनिएगा, यही यही लोग आपके प्रिय हैं, सुनिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया है और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं केवल देश को गाली देना जानते हैं, और इस समय पीएम पर जो वो कटाक्ष कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, आपको इतिहास का ज्ञान है कि नहीं है? आप ये बता दें राहुल जी, क्या 62 में चाइना से लड़ाई हो रही थी? उस समय लोगों ने सोना मांगा था क्योंकि हमारे पास गोल्ड का रिजर्व नहीं था। हमारी बहु बेटियों ने सोना दिया, मंगलसूत्र दिया, और सोना इतना हुआ कि देश गवाह है। क्या नेहरू फेल्योर थे? बताएं, आप ये बताएं। पीएल 480 के तहत हम अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने देख करके उनके रोंगटे खड़े हो गए, कहा हम नहीं लेंगे। अधिकारियों ने कहा कि हफ्ता में एक दिन का नहीं है। नेहरू आए, देशवासियों से अपील किया कि हिंदू भाई मेरे पास हफ्ता में एक दिन का अन्न नहीं है। हिंदू भाई सप्ताह में एक दिन एकादशी मनाए, मुसलमान भाई रोजा मनाए। लोगों ने मनाया। आज हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लाल बहादुर शास्त्री खराब थे? कुप्रबंधन था? राहुल गांधी सबक सीखे इतिहास से। नरेंद्र मोदी जी यही अब आगे यही व्हाट्सएप इंस्टेंट लोग पता है क्या कर सकते हैं? ये मत सुनाइए, ये नहीं सुनना है, ये इतना यही मूर्ख अब है। आपको सुनाया जाएगा। एक तो एक मूर्ख है, और कम से कम इसने एक बात मान ली कि जो जवाहरलाल नेहरू ने किया और शास्त्री ने किया, बस इसी कुपड़ के अनुसार, इसी कुपड़ के अनुसार, इसी शब्दों में जो किया वो सही था। मोदी जी भी वही कर रहे हैं। कम से कम पहली बार शास्त्री और नेहरू को सही कहा इस कुपड़ ने, जाने अनजाने में। दूसरी बात, तब देश आजाद हुआ था, देश के पास पैसा नहीं था, देश नया नया आजाद हो गया था, गरीबी अंग्रेज सब लूट के ले गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने तब मंदिर नहीं बनवाए, जवाहरलाल नेहरू ने तब लाडली बहना का पैसा नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू ने तब किसान का पैसा नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू अपने प्लेन में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, 16 लाख रुपए का सूट पहन के नहीं घूमते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू खुद ही अरबपति के बेटे थे। उनको कभी नहीं थी किसी चीज की, लेकिन वो सामान्य जीवन जगते थे। और तब पूरे देश को अपील की तो देश ने जवाहरलाल नेहरू के शब्द पे दिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने किसी अडानी का पेट नहीं भरा। जवाहरलाल नेहरू ने देश बेचा नहीं, देश बनाया, जिसको ये बेच रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने तब जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री ने ललकारा। क्या इंदिरा गांधी ने अमेरिका को नहीं ललकारा? कहते हैं कि आज हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। अरे कुपड़, तू थोड़ी हल चला रहा है जो तेरे खेत का गेहूं एक्सपोर्ट होता है। गेहूं एक्सपोर्ट भी इसलिए हो रहा है कि हरित क्रांति जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसके फल आज तुम खा रहे हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कभी देश को धोखे में नहीं रखा। जवाहरलाल नेहरू ने और शास्त्री ने कहा कि देश संकट में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश बहुत विकास कर रहा है लेकिन संकट में है। उन्होंने विकास का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने यथार्थ जो है जनता के सामने रखा, इसलिए वो जननायक कहलाए, इसलिए जनता विश्वास पे देती थी। आज ये फ्रॉड जो बैठे ऊपर, एक अभी भी इनके भाषण में कहे कि देश तरक्की कर रहा है लेकिन संकट है। अरे तरक्की कर रहा है तो इतनी तरक्की करवा रहे हो तो इस संकट को भी झेल लो खुद। काहे को देश को खींच रहे हो संकट में? क्यों चाहिए जनता का समाधान? क्यों चाहिए जनता की मदद? अब अमेरिका से जब ट्रेड एग्रीमेंट किया था तब तुमने पूछा था जनता से?
तब मेरे किसान भाइयों को पूछा था कपास वालों को कि मैं फ्री में कपास आने दूंगा अमेरिका का। तब आपने पूछा था मैं तेल आने दूंगा, खली आने दूंगा सोयाबीन की, पूछा था तब आपने किसानों को। आज कहते हो कि साथ दो, तब किसान हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मत करो, तब आपने किसान को मृत्यु के खाई में झोंक दिया। ये कूपन क्या जाने, इसको तो सिर्फ सत्ता का मक्खन चाटना है। माइक सामने आ जाता है यूनिवर्सिटी, आज हम तो चैलेंज करते हैं, इतनी औकात है ना तो आइए न्यूज लॉन्चर के और यथार्थ के तुम्हारे ही आंकड़ों पे बात होंगी, भारत सरकार के वर्तमान आंकड़ों पे बात करेंगे। क्या आइए बतलाएंगे तुम्हारी सर? औकात होगी तो न्यूज लॉन्चर पे, मैं या चित्रांश किसी से भी बात कर ले, हम दोनों में से क्या हम बतलाएंगे? बताएंगे तुम्हें वस्तुस्थिति क्या है देश की। 62 की और आशीष जी मैं आंकड़े आपको रख बता देता हूं। दूं, देश अब इसको जिस गर्त में हम जा रहे हैं कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं बचा ये लोग पाएगा। भी जान गए, ये लोग भी जान गए, क्योंकि इनके पास चुनाव से फुर्सत नहीं थी। चुनाव से जब बाहर निकले तो सबने बताया होगा कि साहब अपन तो डूब गए, दलदल में फंस गए, अब निकलना मुश्किल है। तो अब क्या करे, पहले जनता को राष्ट्रवाद का तड़का देके देश को ये भूमिका बना दी। आपने सही कहा था, ये 7 पॉइंट भूमिका बना रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था वर्क फ्रॉम होना चाहिए, हमने तो पहले ही कहा था कि बुरे दिन आ गए, आने वाले हैं। देखिए अब ये यूक्रेन के युद्ध से शुरू हुआ। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भारत ने कमाया, ये झूठ बोलता है देश को। सस्ता तेल पूरा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया से सस्ता तेल लेके यूरोप को बेचा। अंबानी सेठ की तिजोरी कई गुना बड़ी हो गई। हाँ वही कह जाते। देश ने पैसा कमाया और आपको रशिया से तेल लेने में अपने करेंसी में तेल लिया, कोई डॉलर भी नहीं देना पड़ा। किसको झूठ बोल रहे हो कि 5 साल से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और हम युद्ध में तुम्हें क्या होने वाला है? और तुम तो महान थे, तुमने तो युद्ध रोक के बच्चों को निकाला था, इतने महामहिम हो तुम, और आज कह रहे हो कि उस युद्ध ने हमको तरह परेशानी कर दी है। ये झूठ बोलता है, ये फंसा है अमेरिका के ट्रैप में। ये भारत बर्बाद हो रहा है अमेरिका के पिछड़गु बनने से, ये बर्बाद हो गया है हमारी डिरेल्ड विदेश नीति से, कॉपी करके पास हो गया शायद हमारा वो IFS ऑफिसर जिसको इन्होंने विदेश मंत्री बनाया, जयशंकर। ये जयशंकर, और इसने कंकर बना दिया देश को। ये देश बर्बाद कर चुके हैं, अब कुछ बचा उचा नहीं है। और चुनाव के बाद नहीं बताया इनको कि डूब रहा है, चुनाव के पहले इसको पता था डूब चुका है, लेकिन इसने सबसे कहा कि नवंबर को सारे कार्यक्रम देख लीजिए। न्यूज लॉन्चर के कार्यक्रम जब ये इजराइल गए थे युद्ध के पहले, तब से हम आगाह कर रहे थे कि ये युद्ध बड़े पैमाने पे होगा। युद्ध होगा तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, डॉलर और ऊपर जाएगा, देश को डबल मार पड़ेगी। अरे हमारे जैसे पत्रकार को ये पता पड़ रहा था, इनको नहीं पता पड़ रहा था, क्योंकि हम देश के लिए चिंतित थे, हमको देश की चिंता थी। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये अब इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब से न्यूज लॉन्चर शुरू हुए आज से बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इतना टाइम हो गया इस देश में, हम ही को ज्ञान देने और गरियाने वाले भी आ जाएंगे कि बहुत टाइम आप लोग इतना लंबा बनाते हो, हम लोग के पास टाइम नहीं है। मोदी जी ने बहुत टाइम दे दिया है, अब पूरा टाइम है घर बैठना है, खाली घर बैठना है। और अभी सबको घर बिठाएंगे। आप हमारे प्रशंसक हो, हमारे आलोचक हो, उससे हम नहीं उसलिए बना रहे हैं, ये कार्यक्रम ला रहे हैं। हम इसलिए ला रहे हैं कि सच्चाई अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, और नहीं देखना चाहते हैं अब देख भी लोगे तो बचा क्या लोगे। नहीं, होगा हमारे कहने से महंगाई नहीं आ रही है, वो आएगी, वो डायन बन के आएगी, कईयों को लील जाएगी। हम तो सिर्फ आने वाले तूफान का आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। आप हमारी बात नहीं मानो तो भी तूफान आएगा, आप मानो तो भी तूफान आएगा। ये जिसकी बात कर रहा था गिरिराज सिंह, मैं फिर बता रहा हूँ गिरिराज सिंह क्या बैठेंगे बात करेंगे। 62 में जब नेहरू ने सोना मांगा था, मैं तो आंकड़े के साथ बात करता हूँ, पूरे देश से 257 किलो सोना मिला था। तब भारत के पास गोल्ड रिजर्व ही नहीं था। जो गोल्ड रिजर्व होता है ना, जो सरकार के पास गोल्ड रिजर्व होता है, वो देश की ताकत के रूप में माना जाता है।
तब गोल्ड रिजर्व नहीं था। 47 में आजाद हुआ था भारत, 50 तक तो संविधान वगैरह हुआ, फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, 10 साल के अंदर युद्ध आ गया, तो 257 किलो सोना पूरे देश से आया था। आज पता है भारत का गोल्ड रिजर्व कितना है? 881 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। 881 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। जिस समय ये गेहूं की बात कर रहा, सड़ा गेहूं मंगाते थे, वो आजाद भारत में भारत के पास पेट भरने का इंतजाम नहीं था, हरित क्रांति नहीं हुई थी। उसके बाद हरित क्रांति नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी, वडनगर में हरित क्रांति नहीं हुई थी। हरित क्रांति इस देश में वही नेहरू की नीतियों से हरित क्रांति हुई और ये देश निर्यात करने लगा जो सड़ा गेहूं लेता था। उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? मोदी के पीछे छिप रहे हो, तुम्हारा क्या योगदान है? नकारो, तुम वहीं पहुंचाओगे। भारत के लोग सड़ा गेहूं पे ही आएंगे, फिर देखना तुम वहीं पहुंचाओगे कि सड़ा गेहूं के भरोसे रहे। तुम वहीं पहुंचाओगे जब कान का झुमका और नाक की नथुनी लोग निकाल के दे, वहीं पहुंचाओगे। यही मकसद है तुम्हारा, बस और कुछ नहीं। अब वक्त बहुत हो गया, हम फिर कार्यक्रम, क्योंकि अब ये सिलसिला चलेगा, अब सिलसिला है तबाही का, देखते जाइए, चलेगा साथ साथ। हम फिर आते हैं कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।